Hello, fellow aspirants. I welcome you all to Samvidhan IAS. I hope you all are doing great. तो हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को लेके चल रहे हैं जहाँ पे आज हम शुरू करेंगे क्लास नाइन्थ. सो दिस वुड बी क्लास नाइन्थ ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज. और आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं पंचायती राज, म्यूनिसपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एंटी डिफेक्शन लॉ. सो लोकल गवर्नेंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, लोकल गवर्नेंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नेंस जो कि हमारी पंचायत होती हैं और म्यूनिसपैलिटीज, अलग अलग टाइप्स की म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देन ये तीन तो काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे फिर, और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ी बात करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक्स. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो जब आई एम श्योर जब मैंने पंचायत या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोला होगा तो आप सबके दिमाग में कोई ना कोई इमेज बन गई होगी. तो जैसे कि पंचायत है, पंचायत एक वर्ड है पंच, जिससे निकल के आता है. व्हाट इज पंच? पंच इज फाइव, पांच. तो हम जानते हैं कि जो हमारे गांव के इलाके होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम्स, ग्राम पंचायत या पंचायत यू कैन से, ये काफी प्रेवलेंट होती है. तो ये कुछ नया हमारे देश में कुछ नया ये फिनोमेना नहीं है. ये हमारे देश में काफी देर पहले से चला आ रहा है. इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस काफी पुराना है, काफी देर से इवॉल्व करती आ रही हैं ये चीजें. और ये क्यों क्यों होती हैं ये? एक्चुअली में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया क्यों जाता है? ताकि जो गवर्नमेंट की पावर्स है ना, जो गवर्नेंस की पावर्स हैं, उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके. डिसेंट्रलाइज मतलब फैलाया जा सके, ग्रास रूट्स तक गवर्नेंस को पहुंचाया जा सके. कि किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए. सेंटर के हाथ में पावर है, फिर स्टेट के हाथ में पावर है. स्टेट के बाद हमने बात की थी कि जो हमारा लोकल लेवल है, जिसके बारे में मैंने आपको रीजनल जो गवर्नमेंट्स बताई थी, उस लेवल पे जब पावर आती है तो नीचे आते 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 तक क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में पावर आती है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में पावर आती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके विलेज में पावर आएगी. तो इस तरह से ग्रास रूट लेवल तक जो पावर्स पहुंचे, उसके लिए है ये. और मैंने आपको बताया था, हमने जब आर्टिकल 40 पढ़ा था तो उसमें गांधीयन प्रिंसिपल थे. तो गांधीयन प्रिंसिपल के मुताबिक गांधी जी का भी ये मानना था कि हमें अपने विलेजेस को एम्पावर करना चाहिए, अपने विलेजेस को पावर देनी चाहिए, उनको गवर्नेंस का जो फंक्शंस हैं, गवर्नेंस के फंक्शंस हैं, उनको अपनी गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जिसको कहते हैं, कि लोकल जो है वो खुद की गवर्नेंस खुद कर सकें. उसके लिए गांधी जी का ये प्रिंसिपल था, जो कि हमने आर्टिकल 40 में पढ़ा था. तो ये आज का जो मैंने आपको बताया, ये कोई नया सिस्टम नहीं है. ये एंशियंट इंडिया से चलता आ रहा है, जहाँ पे विलेजेस में पंचायत होती थी, जो कि एंशियंट इंडिया से चलता आ रहा है. जो कि उस समय भी हमारे पास पंचायत होती थी. नाम अलग अलग हो सकते हैं. तो उन पंचायत का क्या काम था कि वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. ये एंशियंट इंडिया से चलता आ रही है, कोई नई चीज नहीं है ना. तो उस समय भी हमारे पास ऐसे विलेज की काउंसिल्स होती थी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से जानी जाती थी. विलेज काउंसिल्स होती थी. और इनमें जो कुछ हमारे गांव के या हमारे कस्बे या आप जो भी कह लें, उसके क्या थे कि कुछ या तो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, एज्ड लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, जिनका माना जाता था, जिनका जो हमारी हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस, तजुर्बा बहुत है, अनुभव बहुत है जिनको अपनी जिंदगी में, उस तरह के लोग जो थे इन काउंसिल्स में बैठते थे. और इनका क्या काम था कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते थे, डिस्प्यूट्स को सुलझाते थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते थे, विलेज के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करते थे, विलेज की मैनेजमेंट करते थे, है ना. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे. तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स आए ना इंडिया में, जब अंग्रेज इंडिया में आए, तो उस समय क्या हुआ, इन पंचायत्स की जो अथॉरिटी है वो कम होती चलेगी, इरोड होती चलेगी. और ये थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, कॉलोनियल रूल जब था ना, कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स का, कॉलोनियल रूल में ये पंचायत्स क्या थे, इनकी अथॉरिटी
पंचायत की जो अथॉरिटी थी वो डिक्रीज हो गई, वो इरोड हो गई, मतलब वो समय के साथ खत्म होती चली गई ब्रिटिश रूल में। और वो ये पंचायत इनइफेक्टिव बन गई। एक तो ये रीजन था कॉलोनियल रूल। उसके बाद अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन लोग शहरों की तरफ ज्यादा जाने लगे, शहरों की तरफ पॉपुलेशन चली गई, तो उससे भी रोल कम हो गया। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, उस वजह से भी जो थे, लोगों को शहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए, लोग वहां शहरों की तरफ जाने लगे, अर्बन एरियाज की तरफ जाने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर कम हो गया। हमें पता है कि गांव में तो एग्रीकल्चर से ही सब चीजें चलती हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं सारे लोग। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनें आई, इंडस्ट्रीज आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनकी गांव में रहने वाली पॉपुलेशन कम हो गई, और उनकी जो पावर्स थी, उनकी जो अथॉरिटी थी, वो कम हो गई। ब्रिटिश रूल की वजह से उनकी अथॉरिटी भी, उसको भी काफी धक्का लगा। और क्या होता है कि एक ये हम इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अभी एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सब चीजें निकल के आती हैं। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया फिर। जब काफी सारी कमेटीज ने ये रिकमेंडेशंस दी कि हमें गांव में जो है गवर्नेंस पहुंचानी होगी। क्योंकि क्या हुआ ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में जब देश आजाद होता है, तो आप एक आइडिया लगाइए कि एक गांव में रहने वाला इंसान, मतलब दिल्ली में आप समझिए ना हमारी राजधानी, या कोई वेस्ट बंगाल ले लीजिए आप। प्रेसिडेंसी एरियाज थे ना बड़े बड़े, मुंबई था, महाराष्ट्र, बॉम्बे। तो उस समय क्या था कि इन एरियाज में ब्रिटिश का रूल ज्यादा, मतलब ब्रिटिश ने इनको अपना प्रेसिडेंसीज बनाई हुई थी इन्होंने, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जगहें थी। तो इन्होंने अपनी कैपिटल्स बनाई हुई थी, अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई हुई थी। तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो थी ना, सिर्फ उधर तक ही सीमित रखी थी। मतलब उन एरियाज को तो चमकाया हुआ था जहां पे ब्रिटिशर्स रहते थे, बाकी गांव में उनकी हालत खराब थी। तो क्या होता है कि आप एक आइडिया लगाइए, सारे 200 साल से तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, हमारे गांव वालों को पता है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब आजाद हो जाता है भारत 1947 में, तब देश का एक छोटे से कहीं दूर दराज रहने वाला, जहाँ पे रोड भी नहीं पहुंची, जहाँ पे मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा, वहां पे रहने वाला किसी छोटे से गांव में, किसी छोटे से गांव के छोटे से घर में रहने वाला व्यक्ति कोई होगा, उसको देश की आजादी से क्या फर्क पड़ेगा। उसके लिए तो 1947 15 अगस्त से पहले भी वही था, और 15 अगस्त 1947 के बाद भी वही हाल है उसका। तो देश की आजादी से जो इतना बड़ा चैप्टर था हमारे देश की हिस्ट्री में, उससे क्या फर्क पड़ा। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उस तक पहुंचानी पड़ेगी, हमें ग्रास रूट लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी, ताकि उसे भी उन सब चीजों का फायदा मिल सके, उसे भी देश की गवर्नेंस का हिस्सा बनाया जा सके, उसे भी जो कि है नई पॉलिसीज, नई स्कीम्स का फायदा दिया जा सके। दैट इज वाई दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नेंस आर, दैट इज वाई सो इम्पोर्टेंट। अब फिर इसके लिए क्या हुआ कि ये चलता तो पहले से आ रहा था, इसको ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इवॉल्व किया था। लॉर्ड रिपन को हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया था। तो क्या होता है कि जब ये स्टेप्स तो लिए गए, लेकिन इनको कोई पावर्स नहीं मिल रही थी, इनको कोई ऐसे, मतलब हल्के में ले रहे थे ना लोग, कि ठीक है जी, गवर्नमेंट थोड़ी है आप, या कुछ ऐसा आपके बाइंडिंग रूल्स थोड़ी होंगे, या आप जो डिसीजन दे रहे हैं उसको मान थोड़ी लिया जाएगा। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की जाती है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। उससे के पंचायती राज लाया जाता है, उससे म्युनिसिपैलिटीज लाई जाती हैं, उससे 11th और 12th शेड्यूल ऐड किया जाता है। 11th शेड्यूल में हमारे पंचायती राज के बारे में, फंक्शंस के बारे में, पावर्स के बारे में मेंशन किया जाता है। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज के बारे में मेंशन किया जाता है। ये दो शेड्यूल्स इनके आने से बने, नए पार्ट्स ऐड हुए, नए आर्टिकल्स ऐड हुए। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। आज जो है, आज हमारी डेमोक्रेसी को, आज के टाइम पे हमारी डेमोक्रेसी को
जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया है, ग्रास रूट लेवल मतलब जड़ों तक पहुंचाया है, उसमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक मेजर रोल है। एक मेजर रोल है जिसके बारे में हम इन द अपकमिंग स्लाइड्स विल स्टडी अबाउट इट। सो डेमोक्रेसी को पहुंचाया है, सोशल सोशल जस्टिस को पहुंचाया है। मैंने कहा ना, अगर एक दूर कहीं एक गांव में एक इंसान है जो मजदूरी करता है, जो खेती बाड़ी करता है, जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, जो सेल्फ सफिशिएंसी के साथ जी रहा है, उसको क्या पता चलेगा? उसके पास पहुंचानी पड़ेगी ना ये चीजें। तो उसके पास हमें जस्टिस पहुंचाना पड़ेगा, उसके पास हमें डेमोक्रेसी की वैल्यूज पहुंचानी पड़ेगी, उसके पास हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पहुंचानी पड़ेगी। ये सब वैल्यूज उस तक ग्रास रूट तक पहुंचानी पड़ेगी ना। तभी जो है भारत का वो लोग एक इंटीग्रल पार्ट बन पाएंगे, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का हिस्सा बन पाएंगे। तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी की, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म ने, पंचायती राज प्लेटफॉर्म ने आवाज दी, वॉइस दी, उनके कंसर्न्स को सुना, उनके ओपिनियंस को सुना। तो पीआरआई ने क्या किया? सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम किया। यहां पे आते हैं सिटीजन्स, यहां पे आती है गवर्नमेंट, और इधर ब्रिज किसने बनाया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने एक ब्रिज बनाया। इसको जो कि है इसलिए हम कहते हैं कि दिस प्लेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रिजिंग दिस गैप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, ताकि बेटर सर्विस की डिलीवरी हो सके, बेटर ट्रांसपेरेंसी हो सके, बेटर अकाउंटेबिलिटी हो सके। सो नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायत जो लोकल गवर्नेंस के हिसाब से ना, पंचायत ने लोकल गवर्नेंस में, मैंने आपको बताया कि एंशियंट इंडिया से जो है एग्जिस्ट कर रही है। पंचायत लोकल गवर्नेंस एंशियंट टाइम से चलाती आ रही है। विलेज असेंबलीज होती थी, क्या होती थी? पहले हमारे यहाँ एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते थे, एल्डर्स की क्या होती थी? विलेज असेंबलीज होती थी पहले, जिसके अंडर गवर्नेंस फंक्शंस को कैरी किया जाता था। वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, वैदिक और पोस्ट, ओ गॉड, हाँ, पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो इसका उत्तर मेरूर एक, हम मैं इधर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस, उत्तर मेरूर में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिन्होंने इस बात को, ये उत्तर मैरूर एक छोटा सा टाउन है तमिलनाडु में, जिसने 10th सेंचुरी एडी के ये इंस्क्रिप्शंस है, 10वीं शताब्दी की। इन्होंने बताया कि जो विलेज की फंक्शनिंग्स थी, उसकी जो असेंबलीज थी विलेज की, सभाज थी, वो किस तरह से चोला डायनेस्टी में चलती थी। किसमें? चोला डायनेस्टी में। चोल डायनेस्टी में किस तरह से वो उस टाइम पे होता था, अपना पंचायत, पंचायत किस तरह से फंक्शन करते थे। तो क्या होता है कि ब्रिटिश रूल जब हमारा 18वीं शताब्दी में, जो सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जब आता है, तो इसकी वजह से पंचायत की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उनका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। और जो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो सेल्फ खुद से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वो उनको ब्रिटिश इंटरफेरेंस से उनको जो है नष्ट कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम, अर्बनाइजेशन, कोर्ट्स का बनना, पुलिस स्टेशंस बन गए, और इंडिविजुअल क्या हो गए, जो इंडिविजुअलिज्म एक मतलब की वैल्यू आ गई। इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद के सोचने वाले, जो एक एक सिंगल पर्सन जैसे चलता है। तो वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी लेके आ गई हमारे भारत देश में, जिसकी वजह से पंचायत वीक हो गई। जमींदारी सिस्टम, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट्स बन गए, पुलिस स्टेशन बन गए, ये सब ब्रिटिशर्स के आने से ही तो ज्यादा जोर पकड़ा इन चीजों ने। तो क्या करते हैं, हम मेजर इवेंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया,
जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे के बारे कुछ इसको इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1882। और इन्होंने जो लोकल बॉडीज थी उनको पावर्स दी कुछ, ब्रिटिश रूल में जो इनका आया, इन्होंने 1882 में जो रेजोल्यूशन लाया उसने उसमें रेजोल्यूशन में इन्होंने डेवोल्यूशन किया पावर्स का, ज्यादा पावर्स दी लोकल बॉडीज को। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मैंने कहा आपको, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट नहीं, ये इस वर्ड पे आप थोड़ा तवज्जो दीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब खुद की गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं आप। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नेंस इन इंडिया, इसका फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसके बाद आता है आपका लोकल बॉडीज एक्ट। लोकल बॉडीज एक्ट, लोकल बॉडीज एक्ट 1885 में आता है, और इसने जो है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का एक बेसिस तैयार किया, एक फाउंडेशन तैयार किया। जहां पे हमने क्या कहा था, इसमें क्या कहा गया कि विलेज लेवल पे हम कमेटीज या बॉडीज बनाएंगे जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। विलेज लेवल पे जो बॉडीज होंगी, विलेज लेवल की बॉडीज होंगी, उनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मतलब किसी इलेक्शन के द्वारा नहीं आएंगे, उनको उनका नाम सजेस्ट किया जाएगा, उससे जो इनकी बॉडी बनेगी उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। देन कम्स रॉयल कमीशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। रॉयल कमीशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई सेंटर नहीं ना बचता, डिसेंट्रलाइजेशन। तो रॉयल कमीशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आता है, ये 1907 में बनाया जाता है, 1907। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, और जिसको क्या होगा, जो पीपल, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको लोकल वर्क से कनेक्ट किया जाएगा। विलेज के अफेयर्स को जो है विलेज पंचायत के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा आईएनसी रेजोल्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन आता है। ये रेजोल्यूशन क्या है कि लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जो गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे थे, गवर्नमेंट को जोर दे रहे थे कि आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन पे काम कीजिए, ग्राम पंचायत से ऊपर भी आप लेवल्स बनाइए, और उनके लिए जो है कुछ लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शंस का प्रावधान कीजिए आप। ये कहाँ होता है, लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इन्होंने गवर्नमेंट को क्या कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कहा कि आप कुछ नेसेसरी स्टेप्स लीजिए फॉरवर्ड फॉर इलेक्शन। हमने क्या बताया, यहाँ पे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो इलेक्शन आप करवाइए, नॉमिनेटेड मेंबर्स मत दीजिए, इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज आप करवाइए, ताकि लोग अपने जो हैं गवर्नेंस के जो मेंबर्स हैं उनको खुद चुन सकें। उसके बाद द फेमस मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आते हैं, और ये लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में ले जाते हैं। अब ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं इसके स्टार्ट में, लेकिन आई वुड बेटर से इफ यू रीड इट इन हिस्ट्री विद द क्लासेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या होता है कि दो लिस्ट होती हैं, इस ये किसकी तरफ से आती है, इसमें से आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी। डायरकी का मतलब क्या है, डुअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स होती हैं। डुअल, डुअल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट आपकी, जो मैंने आपको बताया था, रीजनल प्रोविंशियल लेवल पे रहेगी, और एक जो सेंटर पे जो चल रही है, मेन गवर्नमेंट जो चल रही है। और इसमें दो गवर्नमेंट के लिए दो सब्जेक्ट्स किए गए ट्रांसफर्ड। एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें इसको डाला गया, हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को, और एक रिजर्व लिस्ट होती थी जिसमें हमारे बाकी मैटर्स थे। तो ये आप हिस्ट्री में ज्यादा उसमें पढ़ेंगे, मैं आपको उसमें, अगर इफ वी टेक क्लासेस तो ऑब्वियसली आई टीच यू इन दैट। तो दो सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर किया, दो सब्जेक्ट्स में बांटा गया था डायरकी में, दो सब्जेक्ट, डुअल गवर्नमेंट थी। तो रिजर्व लिस्ट थी, ट्रांसफर थी, अपनी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उसमें लोकल गवर्नमेंट को लाया गया। इसका मतलब क्या था कि लोकल गवर्नमेंट जो थी
वो प्रोविंसेस में आ गई थी। प्रोविंसेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था ना, तो प्रोविंसेस के अंडर आ गई थी लोकल गवर्नमेंट। और किसके कंट्रोल के अंदर? इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल के अंदर। तो इससे एवोल्यूशन आ जाता है। ये हम मैंने आपको एक एवोल्यूशन बता दिया कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में आती है। तो डिफरेंट प्रोविंसेस जो थे इंडिया में, उन्होंने अलग अलग एक्ट्स पास किए ताकि लोकल गवर्नमेंट को लाया जा सके, उनके फंक्शंस को इफेक्टिवली जो है इंट्रोड्यूस किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके, उनके फंक्शन पे इफेक्टिवली काम किया जा सके इफेक्टिवली। तो इसमें एक बंगाल विलेज ऑटोनॉमस गवर्नमेंट थी, उसका एक्ट था 1919 का। मद्रास बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस विलेज पंचायत एक्ट था 1920 का। बिहार उड़ीसा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1926। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1935 जैसे कई सारे एक्ट थे जिससे लोकल गवर्नमेंट को लाया गया। अब हम बात करते हैं कमेटीज के बारे में कि टाइम टाइम पे कौन कौन सी कमेटीज आई और उन्होंने किस तरह से अपने रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाती है? बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। मैंने शायद नीचे आपको बताया, नहीं वो 73rd है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है कौन सी कमेटी हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बलवंत राय मेहता कमेटी इन द ईयर 1957। तो इनका ऑब्जेक्टिव लाने का क्या था कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंसिव एक्सटेंशन सर्विस, ये दो प्रोग्राम पता है किस लिए लाए गए थे? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस इसलिए लाई गई थी ताकि आप, मैंने जो आपको बताया ना, जो हमारी सर्विसेज थी देश के आजाद होने के बाद, क्या वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रही हैं, उनको नीचे रूट लेवल तक क्या उसका असर हो रहा है, क्या हमारी स्कीम्स, क्या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो नीचे तक पहुंच पा रहे हैं। तो उसके लिए ये दो फंक्शंस, ये प्रोग्राम्स लाए गए थे, सर्विस लाई गई थी। और इसकी परफॉर्मेंस, इन दोनों चीजों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग गुड और नॉट, आर दे परफॉर्मिंग गुड और आर दे परफॉर्मिंग बैडली। तो इसके लिए ये कमेटीज के फंक्शंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी लाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, है ना? इनके रिकमेंडेशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी, भेज दी, इनको सबमिट कर दी। इसने सजेस्ट किया क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करो। मैंने आपको जो बताया कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो ग्रास रूट लेवल पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इन्होंने बात की। किस बारे में बात की? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बाद में क्या बोला गया? लेटर इट केम टू बी नोन एज पंचायती राज। इसे बाद में क्या कहा गया? पंचायती राज कहा गया। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस इनकी देखते हैं। इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम। अच्छा, यहाँ एक चीज आप देखिए कि पंचायत में ना टियर होते हैं, 3 टियर। और म्युनिसपैलिटीज में ना टाइप्स होती हैं। टियर इज डिफरेंट फ्रॉम टाइप्स। टियर क्या है? टियर एक हायरार्की है, टाइप्स हायरार्की नहीं है। टाइप्स मतलब एक इस तरह की म्युनिसपैलिटी है, एक इस तरह की म्युनिसपैलिटी है और एक तीसरी तरह की म्युनिसपैलिटी है। अलग अलग 3 तरह की म्युनिसपैलिटी। टियर में क्या है? ये एक दूसरे से अलग नहीं है। टियर में मीन्स हायरार्की है, एक नीचे का लेवल है, एक ऊपर का लेवल है और एक टॉप का लेवल है। इसका मतलब यहाँ पे टियर बोला गया इसको। इन्होंने कहा बलवंत राय जी ने कि आप एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनाए, 3 लेवल्स का पंचायती राज सिस्टम बनाए, जिसपे एक विलेज लेवल होगा, एक ब्लॉक लेवल होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। ये मैंने आपको नीचे शायद कहीं पे डायग्राम भी दिया, ये देखिए। तो एक ग्राम पंचायत आप बनाए विलेज लेवल पे, जो कि एक विलेज लेवल होगा। पंचायत समिति बनाए जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, और जिला परिषद बनाए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। इसके बारे में हम नीचे और पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशंस। तो इन टीयर्स को लिंक किया जाना चाहिए एक डिवाइस के थ्रू, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात आती है। डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि कहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और कहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। पहले हम सिर्फ रिकमेंडेशन देख रहे हैं, अभी मैं आपको पंचायती सिस्टम नहीं समझा रहा हूँ, पंचायती राज। मैं बता रहा हूँ डिफरेंट कमेटीज ने क्या क्या
डिफरेंट जो थी अपनी रिकमेंडेशन थी। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये आपके इलेक्शंस डायरेक्ट होंगे जो विलेज पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। क्या बताया इन्होंने, मेंबर्स के लिए होने चाहिए डायरेक्ट इलेक्शंस। मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। वाई द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद, यानी आपका ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये आ गया विलेज लेवल। आपकी विलेज पंचायत विलेज लेवल की है, पंचायत समिति आ गई ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। उनको कैसे बनाएंगे, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनाएंगे। उनको किस तरह से बनाया जाएगा, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनाया जाएगा कि आप विलेज पंचायत को, जो आपकी विलेज लेवल पे है, उसको आप डायरेक्ट से बनाएं, और अपनी पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनाएं। इनके मेंबर्स इनडायरेक्टली लीजिए। अब इनका फंक्शन क्या होगा, इन्होंने बताया कि इनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज दे दो विलेज की, जिला परिषद को कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज दे दो, एडवाइजरी एक्टिविटीज दे दो, ये एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी, और पंचायत समिति जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी। डीसी, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शेल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। इस लेवल पे जो चेयरमैन होंगे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, डीसी साहब होंगे। और पावर्स को डिवोल्यूशन पावर्स का किया जाए, कि एक ट्रांसफर की जाए पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बॉडीज को, इनको रिसोर्सेज दी जाएं, फाइनेंसेस दी जाएं, ताकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके, अथॉरिटी दी जाए इनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बलवंत राय मेहता जी की कमेटी को ये जो रिकमेंडेशन थे, सजेशन थे, इनको एक्सेप्ट किया, और स्टेट्स को कहा कि आप इस सिस्टम, लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को अडॉप्ट करो। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ऑन 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये थी राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये इंट्रोड्यूस किया गया। और आंध्र प्रदेश जो था सेकंड नंबर पे, दूसरा जो हमारा प्रदेश था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस सिस्टम को दूसरी बार लाया गया, मतलब सेकंड स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम वाज आंध्र प्रदेश, सेकंड। देन कम्स अशोक मेहता कमेटी। इसके बाद कौन सी कमेटी आती है, इसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी। और ये कमेटी बनाई जाती है इन द ईयर 1977, 20 साल बाद। ये कमेटी बनाई जाती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने के लिए। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दीजिए इनको, इनको संविधान में जगह दीजिए, संविधान के अंदर इनको फॉर्मलाइज कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इनको। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप रिकॉग्नाइज कीजिए, और आप क्या कीजिए, 2-3 टीयर से 2 टीयर सिस्टम पे आइए, मतलब 3 लेवल लाने की जरूरत नहीं है, आप 2 लेवल पे ही चलिए। पंचायत राज सिस्टम को 2 टीयर सिस्टम बनाइए इंस्टेड ऑफ 3 टीयर सिस्टम। और 2 टीयर सिस्टम में क्या होना चाहिए, जिला पंचायत होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल पंचायत होनी चाहिए ग्रुप लेवल पे। इन्होंने 2 टीयर का बोला, और इन्होंने टेन्योर बोला कि 5 साल के लिए उनको टेन्योर दीजिए उनका काम करने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए पंचायत के इलेक्शंस पे। अब यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात है, आज के टाइम पे कहा गया कि, मतलब इसके बाद इन्होंने तो कहा पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस आई कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए नेशनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का। मतलब जैसे आप समझ लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, तो वो पंचायत के इलेक्शंस में उनका कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो आज भी क्या होता है, आज भी जब आप एक देखिएगा, अगर आपके इन पंचायत के इलेक्शंस अगर आप देख पाए, तो पंचायत के इलेक्शन में ना कभी सीधा सपोर्ट नहीं किया जाता। मतलब कभी सीधा इलेक्शन लड़ा नहीं जाता, सपोर्ट किया जाता है उनको। कहते हैं कि समर्थक,
इनका समर्थन करती है बीजेपी पार्टी, इस कैंडिडेट का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, इस कैंडिडेट का समर्थन करती है ये फला फला पार्टी। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस पार्टी का कैंडिडेट है। विलेज विलेज पंचायत की बात कर रहा हूँ, एट ग्रास रूट, एट विलेज पंचायत लेवल, जहां पे जो कि है जो सबसे नीचे का लेवल होता है। तो वहां पे इन्होंने कहा था पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया। हमने ना ही डायरेक्ट पॉलिटिसाइजेशन की और ना ही बिल्कुल छोड़ दिया। हमने कहा कि इनको सपोर्ट किया जाएगा। डायरेक्टली हम जाके इलेक्शन में मतलब ऐसे कैंपेनिंग नहीं करेंगे या जाके इनको नाम नहीं दे देंगे। बस ये कहेंगे कि इनका समर्थन किया जाता है, ही और शी इज सपोर्टेड बाय दिस एंड दिस पार्टी, है ना। देन इन्होंने कहा कि ये हमारे अशोक मेहता जी ने कहा कि इनको टैक्सेशन की पावर दी जाए। हमारी जो कमेटी, ये जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको टैक्सेशन की कमेटी दी जाए ताकि इनके पास कोई रिसोर्सेज आए काम करने के लिए। पैसा भी तो चाहिए। फिर इन्होंने कहा टैक्सेशन के साथ साथ इनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब अपना काम करने की इनको रोक रोक टोक नहीं होनी चाहिए। स्टेट्स को लोकल बॉडीज के राइट्स छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और रेगुलर इलेक्शन कराए आप। फिर उन्होंने एक कहा कि न्याय पंचायत का इन्होंने आइडिया दिया था। पंचायत का आइडिया दिया था कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। डेवलपमेंट पंचायत से हटके एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, न्याय पंचायत। और जो जिनमें क्वालिफाइड जजेस जो हैं बैठेंगे वहां पे। फिर इन्होंने कहा कि हमारी रिजर्वेशन भी होनी चाहिए इसमें। आप इलेक्शंस में या इन कमेटीज में आप रिजर्वेशन भी दीजिए फॉर वीकर सेक्शंस। शेड्यूल ट्राइब्स को दीजिए, शेड्यूल कास्ट को दीजिए, और जितना उनका पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में दीजिए। मतलब अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा रिजर्वेशन दीजिए, कम पॉपुलेशन है कम दीजिए। और इसके लिए इन्होंने कहा कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री का भी गठन होना चाहिए। इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए देयर शुड बी अ न्यू मिनिस्ट्री, जो कि जो एक नई मिनिस्ट्री बननी चाहिए पंचायती राज के लिए, जो एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे। उसमें एक अलग से काउंसिल बननी चाहिए। देन कम्स हमारे जी वी के राव कमेटी। जी वी के राव कमेटी, एक और कमेटी आती है जो इन द ईयर 1985 आती है, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखना था रूरल रूरल डेवलपमेंट का। इनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी इस कमेटी की, कि कमेटी ने हाईलाइट किया कि डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है कि पंचायती राज से हट रहा है। और जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है ना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन की मतलब बहुत सारे रूल्स आए जा रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आ रहे हैं इसमें पंचायती राज में। डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रही है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज्यादा हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो वीक हो रहे हैं, दे आर गेटिंग वीकेंड विद टाइम। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ग्रास विदाउट रूट्स। हमने क्या किस बारे में बात की थी कि द गवर्नेंस शुड बी रीचिंग ग्रास रूट्स, और इन्होंने कहा कि ग्रास रूट्स का तो पता नहीं, देयर इज ग्रास विदाउट रूट्स। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, इन्होंने जिला परिषद को एक प्रिंसिपल बॉडी बनाने की रिकमेंडेशन दी कि जिला परिषद जो है ना, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसको एक प्रिंसिपल बॉडी बना दो मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मैनेज करे, उन सबको हैंडल करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या बना दो इसको, एक प्रिंसिपल बॉडी, मतलब सबके ऊपर एक बड़ी बॉडी बना दो इसको, जिला परिषद को, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ही कामों को हैंडल करे, डेवलपमेंट के कामों को उनको हैंडल ये करे, मैनेज ये करे। और क्या करो कि अ, एक प्लानिंग रिलेटेड फंक्शंस है ना जो स्टेट लेवल पे, वो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाने के लिए वही है कि इनको रोल दिया जाए जिला परिषद को। प्लानिंग रिलेटेड फंक्शंस जो स्टेट लेवल पे प्लानिंग चलती है ना, उसको उसका एक पार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आना चाहिए, उसको वहां पे भी ट्रांसफर करो।
और फिर इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के बारे में कि एक नई जो पोस्ट बनाई जाए, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो कि क्या कहेगी, इन सारी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इनको दी जाए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को। और फिर इन्होंने भी रेगुलर इलेक्शंस के लिए कहा कि इलेक्शंस तो रेगुलर हो नहीं रहे हैं, उनको रेगुलर कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहें और टाइम टू टाइम बॉडीज अपनी अपनी ड्यूटीज जो हैं उनमें और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। और वही कहा कि पावर्स को डिवॉल्व करो, इलेक्शंस के बारे में इन्होंने कहा पावर्स को डिवॉल्व करो, कि सारों को पावर्स दो। पावर्स के बिना तो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बिना, पावर्स के बिना उनका कोई काम नहीं है लोकल बॉडीज का। उसके बाद आती है हमारी एक और कमेटी, जो कि है लक्ष्मी एल एम सिंघवी कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी जो है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई थी इन द ईयर 1986, इन द ईयर 1986। और इस कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फिर से रिवाइव किया जाए, फिर से उसमें जान फूकी जाए, फिर से उनको वापस से उजागर किया जाए। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने क्या, इन्होंने फिर से वही रिकमेंडेशन दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो इनको, क्या दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो इनको। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक इनको मान्यता नहीं मिलेगी तब तक आप तो, ना इनको इलेक्शंस टाइम पे कराए जा रहे हैं, ना इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, ना इनको कोई रिसोर्सेज दी जा रही हैं। आप इनको इलेक्शंस इनके रेगुलर करो, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। फिर इन्होंने भी न्याय पंचायत का जो है बॉडी बनाने को कहा था, एक न्याय पंचायत जुडिशियल बॉडी एक बनाई जाए फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक नहीं, एक, तीन, चार, पांच, छह ग्रुप्स, विलेजेस को बना के ग्रुप बनाओ, उसके लिए न्याय पंचायत बनाओ, जिनका काम होगा कि कुछ मीडिएशन रिलेटेड या जुडिशियल कामों के रिलेटेड। फिर इन्होंने एक नई रिकमेंडेशन के साथ आए कि आप पंचायत के लिए ट्रिब्यूनल बनाओ, कि पंचायती राज जुडिशियल ट्रिब्यूनल एक बनाओ, जो कि हर स्टेट में बनेगा, और जो पंचायती राज की फंक्शनिंग के साथ जो मैटर्स डील करते हैं ना, द मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज, उनसे ये डील करेगा हमारा पंचायती राज जुडिशियल ट्रिब्यूनल। और इन्होंने भी वही कहा कि रिसोर्सेज को देना पड़ेगा भाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। काम तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं, पैसा तो दे ही नहीं रहे हो आप उनको कुछ काम करने के लिए, रिसोर्सेज कुछ दे ही नहीं रहे हो, ना उनको पावर्स दे रहे हो। इसके बाद आती है हमारी सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन हमारी आती हैं 1983 में। इसके बाद के, इसके पहले ही आते हैं, 1986 से पहले ही आते हैं। और इन्होंने, इनका मेनली क्या कंसर्न था, मैंने आपको जब सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ाए थे, तब मैंने आपको सरकारी कमीशन और पूंची कमीशन मेंशन किया था। तो ये उसी समय की इनकी रिकमेंडेशन थी कि लोकल बॉडीज को जो है फंड्स दो, फंक्शंस दो, वही जो सारी बाकी चीजें बाकी लोगों ने बात करी है जो। इन्होंने कहा कि इनको फंड्स दो, इनको फंक्शंस दो, इनको कुछ स्ट्रेंथन करो, इनकी थोड़ी ताकत दो, इनको थोड़ी इनके इनको कुछ इलेक्शंस रेगुलरली कराओ, कंपल्सरीली कराओ हर स्टेट में। तो उसके बाद आता है जो लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारी कमेटी, वो है पीके थंगन कमेटी। और ये कब आती है, ये कमेटी हमारी आती है इन द ईयर 1988। ये 1988 में कमेटी आती है। और कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए, अगेन द सेम थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए भाई इनको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, ताकि ये अपना काम सही से कर सके। इन्होंने भी 3 टियर सिस्टम के बारे में बात की, कि भाई जो सिस्टम है उसको 3 टियर ही रखो, विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे या ताल्लुक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन्होंने कहा कि एक चीफ यूनिट ऑफ प्लानिंग बनाओ, किसको, जिला परिषद को। जिला परिषद हमारी मेन एजेंसी होनी चाहिए, मेन डेवलपमेंट या प्लानिंग एजेंसी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन्होंने भी टेन्योर की बात की, 5 साल पे टेन्योर फिक्स करो। फिर इन्होंने प्लानिंग प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन
कमेटी की बात की कि आप एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं स्टेट लेवल पे, जो कि प्लानिंग मिनिस्टर के अंडर होगी। वो चेयरमैन होंगे इसके, प्लानिंग मिनिस्टर जो है स्टेट में। स्टेट लेवल पे एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो चेयरमैन होंगे जिला परिषद, जो अलग अलग जिला परिषद हैं स्टेट में। फिर इन्होंने भी रिजर्वेशन की बात की कि रिजर्वेशन दी जानी चाहिए एट ऑल द लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो विलेज लेवल हो, जिला हो, आपका मिडिल जो इंटरमीडिएट लेवल है आपका, ताल्लुक तहसील लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उस पर रिजर्वेशन दीजिए। और इन्होंने भी सीईओ की बात की कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीसी हैं, जो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाओ जिला परिषद का। और इन्होंने एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि हर स्टेट के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए इसके लिए। देन कम्स के फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होता है। कैसे होता है कि पहले आती है आपकी राजीव गांधी गवर्नमेंट। पहले कौन सी आती है? सबसे पहले प्रपोजल लेके आती है, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस करती है राजीव गांधी गवर्नमेंट, जिन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया लोकसभा में। बिल इसलिए क्योंकि ये 1989 में आता है, और बिल इसलिए क्योंकि ये पास नहीं हो पाता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना था, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो लोकसभा में तो पास हो जाता है, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाता है। राज्यसभा से अप्रूवल मिलना नहीं हो पाता है, इनको अप्रूवल नहीं मिल पाता है। और अपोजिशन पार्टीज जो है वो स्ट्रांगली अपोज करती हैं इस बिल को कि ये सेंट्रलाइजेशन ला रहा है, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं ला रहा। उसके बाद हमारी वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है। वीपी सिंह गवर्नमेंट, वो फिर से एक बिल लेके आते हैं 1990 में। वीपी सिंह गवर्नमेंट जब पावर में आती है 1990 में, तो वो प्रपोजल्स काफी सारे नए अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आती है लोकसभा में 1990। हाउएवर इनकी जो क्या है कि गवर्नमेंट फेल हो जाती है, इनकी पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट फेल हो जाती है, और जिसकी वजह से जो बिल है वो लैप्स हो जाता है। देयर वाज लैप्स ऑफ बिल, बिल लैप्स हो जाता है। पास तो छोड़ो, वो गवर्नमेंट खत्म, बिल खत्म। एंड देन एट द एंड देयर कम्स पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। हमारे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आती है। इसके बाद जब राजीव गांधी जी हमारे बिल लेके आए, नहीं पास हो पाया, हमारे वीपी सिंह जी लेके आए, नहीं पास हो पाया, फिर नरसिम्हा राव जी बिल लेके आते हैं। और ये नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट होती है ना, ये पहले से सीख चुकी होती है, जो पहले 2 बार हो चुका है। और इसलिए क्या करती हैं, ये जिन मुद्दों पे, जिन एस्पेक्ट्स पे कंट्रोवर्सीज हो रही थी ना बिल के, इन्होंने उसमें चेंज लाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाते हैं रिलेटेड टू पंचायत। वो लोकसभा में लाते हैं 1991 में, और बिल जो है वो बोथ हाउसेज पास कर देते हैं, दोनों हाउसेज से बिल फाइनली पास हो जाता है। और 1992 में इट इमर्जेस एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट बन जाता है, और 24 अप्रैल 1993 से इफेक्ट में आ जाता है, फोर्स में आ जाता है ये लॉ, ये एक्ट। तो क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992? तो जो मैंने आपको बताया कि जो पहले कमेटीज की हमने बात की, जिन कमेटीज ने रिकमेंडेशंस दिए थे, उन सारी कमेटीज को लेके, उन सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन लेके आर्टिकल 40, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आर्टिकल 40 ऑफ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो पार्ट 4 में है हमारा, उसके आर्टिकल नंबर 40, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करता है कि विलेजेस मस्ट बी empowered, विलेजेस को ताकत मिलनी चाहिए, द विलेज पंचायत
का जो आइडिया आता है फ्रॉम आर्टिकल 40, उसके अंडर इसको, उस स्पिरिट को एक इफेक्ट दे दिया जाता है एक एक्ट के द्वारा। और हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके 16 आर्टिकल्स हैं, 16 आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 9। और प्लस इसके साथ एक 11th शेड्यूल जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया म्यूनिसपैलिटीज में 12th शेड्यूल जोड़ा जाता है, इसमें 11th शेड्यूल जोड़ा जाता है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स इन दिस 11th शेड्यूल, जो कि इसी बारे में बताते हैं, पंचायत के बारे में। और इसको 73rd अमेंडमेंट में आती है ग्राम सभा का, ये फाउंडेशन बनाते हैं पंचायती राज सिस्टम का, जो कि है ग्राम सभा। उसको ग्राम सभा को ये बनाते हैं उसका फाउंडेशन, की ग्राम सभा है जो फाउंडेशन है, बुनियाद है पंचायती राज सिस्टम की, जो भी अलग अलग फंक्शंस और पावर्स परफॉर्म करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा, पावर्स इसको दी जाएंगी। और इनको पावर्स कौन देगा? ये हमारे लोकल गवर्नेंस बॉडीज को पावर देंगे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, वो इनको पावर्स देंगे। और क्या मैंने आपको बताया, 3 टियर सिस्टम के बारे में बात करता है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। गॉट इट टिल नाउ? सो दिस वाज ऑल अबाउट पंचायत, जो कि एवोल्यूशन पे आती है बात, कि किस तरह से पंचायती राज हमारे देश में या हमारे संस्कृति में पहले से था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको कमजोर किया, फिर ब्रिटिशर्स ने इसको पुश किया, आगे लाया, फिर हमारे कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में इसको आगे लेके आए। देन देन हमारी कुछ कुछ पावर्स मिली हमारी इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिश के अंडर। उसके बाद डिफरेंट कमेटीज वर फॉर्म्ड, उन कमेटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिए, और फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992, जो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देता है, इसको पूरी तरह से मान्यता दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के क्या फीचर्स हैं, मेन फीचर्स। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर होनी चाहिए। 3 टियर मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, 3 टियर मतलब उनके 3 लेवल्स होने चाहिए। एक जिला परिषद, एक जिला परिषद, पहले नीचे से शुरू करते हैं ना, ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो कि विलेज लेवल पे आएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिसे हम इंटरमीडिएट लेवल भी बोलते हैं, और जो हमारी जिला परिषद है वो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी। तो इस 3 टियर सिस्टम से ये, इसको इन्होंने ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी तक पहुंचाया। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट कम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी ग्राम पंचायत। ये टेन्योर पे कैसे आगे सीधा, चलिए कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पे फंक्शन करेगी। मैंने जैसा आपको बता रखा है यहाँ पे, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। और ग्राम पंचायत जो है वो डायरेक्टली वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत वुड बी डायरेक्टली, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डायरेक्टली इनका इलेक्शन होगा बाय ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन लोग आएंगे? विलेज के वो लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं एज वोटर। अब ग्राम सभा ना, चलिए मैं पहले आपको इसका कॉम्पोजिशन बता दूं ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत के जो हेड होंगे वो सरपंच होंगे, और सरपंच को जो उप सरपंच हैं उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। जो वार्ड मेंबर्स जिनको कहा जाता है मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स, पंच, है ना, उन पंचों से चुन के आएंगे सरपंच, और ये पूरा बनाएंगे एक पंचायत, पंचायत कमेटी, ग्राम पंचायत। और इसमें एक ग्राम सेवक होंगे, पटवारी होंगे, पंचायत सेक्रेटरी होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे। और इनके फंक्शंस क्या होंगे? इनके फंक्शंस यही होंगे, प्लानिंग के रिलेटेड, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना, रूरल डेवलपमेंट करना। और इनको इन सारे वेरियस प्रोग्राम्स को रन करना है, जो कि गवर्नमेंट चला रही है। रूरल एम्प्लॉयमेंट पे लाएगी तो गवर्नमेंट ना, उसको चलाना है आगे इन्होंने, रूरल एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट करना है। सैनिटेशन के प्रोग्राम से, स्वच्छता,
आपके एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, प्राइमरी एजुकेशन के, विलेज रोड्स के प्रोग्राम, या विलेज रोड्स कहीं पे कोई मोहल्ला, या कोई मोहल्ला क्या ही होगा, जो गांव है उसमें कोई रोड बनानी है छोटी सी, तो इनका जो एक्सटेंट है ना, इनके जो फंक्शंस हैं, ग्राम पंचायत के जो फंक्शंस हैं, वो कौन डिसाइड करेगा कि इनके फंक्शंस क्या होंगे? तो इनके दीज ऑल फंक्शंस जो मैंने आपको बताए, दे आर व्हाट वी से, इन पे जो लॉज बनाए जाते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये स्टेट के लेजिस्लेचर पे करते हैं। स्टेट जैसे बताएगी ये उसी उतना ही काम कर सकते हैं, उसी तरह से इनके पावर्स होंगे, जो सब होगा। और मैंने आपको क्या बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम सभा क्यों मैं इतना बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि पहले तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे नीचे सबसे छोटी यूनिट जो है हमारी डेमोक्रेसी की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ग्रास रूट लेवल की यूनिट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट की जो यूनिट है छोटी सबसे, ग्राम सभा है। और इसमें गांव के सभी लोग आएंगे जो 18 साल से ऊपर है वोट करने के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताई थी ना, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट कैसे हैं कि ये सिर्फ वोट नहीं डालेंगे, ये डिस्कशंस और डिबेट्स में पंचायत की पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो सोच रहे हैं आपको छोटी मोटी चीज नहीं है कि ग्राम सभा में अडल्ट रेजिडेंट्स हैं 18 साल या उससे ऊपर के, जो इलेक्टोरल रोल्स में जिनका नाम है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में वोटर लिस्ट कह देते हैं ना इन लेमैन टर्म्स। आप जो हैं किसके स्टूडेंट्स हैं? आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं। यू विल से इलेक्टोरल रोल्स, नॉट वोटर लिस्ट। तो क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स में जब आप नाम आ जाता है आपका, 18 साल की जब आप हो जाते हैं, उसमें आपका नाम लिखा जा चुका है, आपने रजिस्टर कर दिया है एज अ वोटर, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा के नागरिक होने के, ग्राम सभा का हिस्सा होने के नाते आप उन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, आप डिबेट और डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी की। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एंड दैट टू ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, आप सीधा सीधा डेमोक्रेसी के जो फैसले हैं उन पर बात कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ग्राम सभा का क्या कहा गया कि हर साल 2 मीटिंग्स लेंगे कम से कम, और इन मीटिंग्स में ग्राम सभा क्या परफॉर्म करेगी? एक जनरल असेंबली जो होती है विच की, उसकी तरह परफॉर्म करेगी। एक एनुअल स्टेटमेंट बनाएंगी अकाउंट्स और ऑडिट की, जो कि लोगों के सामने रखा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा हम इस तरह से हमारे फंक्शंस हो रहे हैं। और जो असेंबली है वो नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रिकमेंडेशन देगी। और ग्राम सभा जो है जनरल असेंबली की तरह, मैंने आपको बताया, काम करती है। और ग्राम पंचायत जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आती है आपकी पंचायत समिति, जो मैंने आपको बताया ब्लॉक या ताल्लुक तहसील लेवल पे है। पंचायत समिति को आप अ, ब्लॉक पंचायत या ताल्लुक पंचायत कह सकते हैं। तो पंचायत समिति क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इसके नीचे ना, वो उसके नीचे तो हर गांव में ग्राम पंचायत है, लेकिन पंचायत समिति जो है ना, जो आपकी ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति, इसके नीचे क्या आते हैं? 20 से लेके 60 गांव आते हैं, 20 to 60 विलेजेस रिप्रेजेंट पंचायत समिति, जिसमें अराउंड 80,000 लोग का पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं। और पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, जैसे मैंने आपको ऊपर ग्राम पंचायत में क्या बताया था कि ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा से, बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। वेयर एज जो हमारे पंचायत समिति के मेंबर्स है ना, मेंबर्स, इसको ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के मेंबर्स जो हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट होते हैं कि उनको हम, मतलब जो उधर के लोग होते हैं, निवासी होते हैं, वो इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको जो मेंबर्स इलेक्ट हुए होते हैं ना आपस से,
आपस में से उनको उनमें से एक को चुन लेते हैं एज चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। और पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव फील्ड से आते हैं, लोकल एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं। ठीक है। और इनका क्या की फंक्शन होता है? इनके फंक्शनरीज आई वुड से कौन से होते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जब आप अपना स्टेट पीएससी क्लियर करते हैं तो बड़ी बार आपको ये पोस्ट भी मिलती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। उसके बाद इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं। और इनके भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो ब्लॉक की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, पूरे ब्लॉक की, मतलब 20 से 60 विलेजेस का जो ब्लॉक बनता है उसके जो है वो अलग अलग डेवलपमेंट की एक्टिविटीज देखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत को असिस्ट करते हैं उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन में और उसकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये बजट भी बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। क्या आता है आपका? जिला परिषद। जिला परिषद की बात हम इधर कर लेते हैं। इसका मैं आपको एक कुछ चीजें नोट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो हमने ग्राम सभा नोट कर लिया। यहाँ पे क्या क्या होते हैं? बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। और यहाँ पे जो मैं एक चीज यू शुड नोट कि मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। बताया ना मैंने आपको। वेयर एज जो इनके चेयरपर्सन होते हैं, वेयर एज जो चेयरपर्सन होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जब इनडायरेक्टली इलेक्शन आ जाता है ना, इनडायरेक्टली, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो हम और आप उनको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जो है ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं। तो दीज मेंबर्स चूज द चेयरपर्सन अमंग देमसेल्व्स। जो मेंबर्स बने होते हैं ना, वो फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, अपने अपने में से ही, समझिए हम 10 मेंबर हैं, हमें इलेक्ट किया है लोगों ने। अब हम आपस में ही 10 वोट करेंगे और एक को बना देंगे चेयरपर्सन, बाकी 9 मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपका जिला परिषद आता है। जिला परिषद। और अब जिला परिषद क्या है? ये पंचायत समिति जो है उस उस वो उसका एक अहम रोल होता है जब जिला परिषद का उनको इम्प्लीमेंट करवाना, जिला परिषद के रोल्स और एडवाइजरी रोल को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। क्या मतलब कि मैंने आपको क्या बताया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है पंचायत समिति। जो इंटरमीडिएट लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन जो जिला परिषद है ना, वो एडवाइजरी, उसका सुपरविजन रोल है, सुपरवाइजरी रोल है। वो सुपरवाइज करेगी, ऊपर से देखेगी सब क्या काम सही से हो रहा है, एडवाइस करेगी कि इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। जो सही एग्जीक्यूटिव है ना, जो काम करेगी, वो पंचायत समिति है, इंटरमीडिएट लेवल वाली। अब जिला परिषद की बात करते हैं। इसमें क्या आए होते हैं? इसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अगेन, इसके जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। और अ, इसका जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है उसको फिर से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। चेयरपर्सन को कैसे किया जाएगा? इनडायरेक्टली, मतलब ये मेंबर्स ही आपस में से एक को चुन लेंगे एज चेयरपर्सन। तो एमएलए जो होते हैं, एमपीज जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो डिस्ट्रिक्ट के पार्ट होते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली। की फंक्शनरीज इसके कौन से हैं? इसके जो की फंक्शनरीज, भाई चेयरपर्सन है, डिप्यूटी चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसका डीसी जो है हमारे, वो इसके की फंक्शनरी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आ जाएंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स आ जाएंगे। और इनके फंक्शंस क्या हैं? इनको एडवाइस करना है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट को की रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को ये सजेस्ट करते हैं टू एग्जीक्यूट दीज पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो हर जगह जाके, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हैं ये? जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ी हमने अभी,
उनको जाके सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, सुपरवाइज करेंगे उनका जो जो इनका रोल है कि उसको वो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको अच्छे से पूरा किया जा सके। और जिला परिषद जो है वो अलग अलग कमेटीज भी अपॉइंट करते हैं, जिसमें यही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये अलग अलग मैटर्स को, जैसे कुछ कमेटी बना दी, एक कमेटी बना दी सैनिटेशन के लिए, एक कमेटी बना दी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक कमेटी बना दी वाटर रिसोर्सेज के लिए। इस तरह से ये दे कैन अपॉइंट कमिटीज ऑल्सो। गॉट इट? सो यहां तक आपका क्लियर है। देन कम्स टेन्योर। टेन्योर में एक चीज कि पहले तो 5 साल का टेन्योर है इनका। जब इनकी फर्स्ट मीटिंग अपॉइंटमेंट होगी 5 साल का टेन्योर होगा। टेन्योर जो पंचायत का है दैट इज 5 years एट ऑल लेवल्स। 5 years एट ऑल लेवल्स, ये नहीं इनका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का उससे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। सबका 5 साल है। लेकिन क्या है कि पंचायत जो है उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। पंचायत को डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा? इसमें फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई 2 साल के बाद, इनका 3 साल का टेन्योर अभी भी बचा है, तो नई पंचायत के इलेक्शन नहीं होंगे, या नए फ्रेश जो आएंगे उनको पूरा टेन्योर नहीं मिलेगा 5 के 5 साल का। उनको कितना टाइम मिलेगा जो बचा हुआ है? जो नई इलेक्टेड पंचायत जो आ रही है आपकी डिसोल्यूशन के बाद, वो कितनी देर के लिए रहती है ऑफिस में? रिमाइंडर टाइम के लिए। रिमाइंडर मतलब आपने 2 साल सर्व कर लिए पुरानी पंचायत ने, नई पंचायत अगले 10 साल, अगले 3 साल करेगी। नए पूरे 5 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा। और एक और चीज, अगर ये टेन्योर जो बचा हुआ है वो 6 मंथ से कम है, अगर जो टेन्योर जो बचा हुआ है, रिमेनिंग टेन्योर जो है, ये अच्छा नहीं लिखा गया, जो रिमेनिंग टेन्योर है, बचा हुआ टाइम जो है, वो अगर कम है 6 महीने से, तो वो क्या होगा फिर? फ्रेश इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक। फ्रेश इलेक्शंस नीड टू बी कंडक्टेड टू constitute a panchayat before the expiry of a period of 6 months। नए इलेक्शंस को आपने जो है 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट करना है, नए इलेक्शंस करवाने हैं। अगर जब आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वो रिमाइंडर टाइम के लिए आती है। जो फ्रेशली इलेक्टेड, आई वुड से फ्रेशली जो इलेक्टेड होती है ना, ये कहाँ लिखा था मैंने? रिमाइंडर टर्म के लिए आते हैं जो फ्रेशली इलेक्टेड, इलेक्शन में इलेक्टेड, फ्रेशली इलेक्टेड जो आपकी आती है। उप्स, फ्रेशली इलेक्टेड, व्हाट विल से, फ्रेशली इलेक्टेड पंचायत, जो नई पंचायत आती है वो रिमेनिंग टर्म के लिए आती है, रिमाइंडर टर्म के लिए आती है। और ये टर्म मैंने आपको एक और चीज क्या बताई कि ये टेन्योर 6 महीने से अगर कम रह गया है आपका, तो फिर आप नए इलेक्शंस करवा सकते हैं। रिमाइंडर टर्म, अगर आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो 6 महीने से कम रह गया, मतलब आपने 4 साल और 7 महीने, 8 महीने आपने सर्व कर लिया, अब आप डिसॉल्व होगी, अब बचे कितने महीने? 4 महीने बचे। तो उस केस में नए इलेक्शन जब होंगे फिर वो नए टर्म के लिए पूरे 5 साल के लिए आएगी। लेकिन अगर वो 6 महीने से कम ज्यादा है वो टेन्योर, मतलब 8 महीने के लिए, 7 महीने की आपका टेन्योर बचा है, तो फिर फ्रेश इलेक्शन से जो आएगी ना नई वाली, उसको पूरा टर्म नहीं मिलेगा। फ्रेश टर्म पूरा 5 साल नहीं मिलेगा। गॉट इट? उसको रिमाइंडर टाइम मिलेगा। देन कम्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। तो सीट्स तो एस सीज एंड एस टी के लिए हर पंचायत में जो है रिजर्व होनी चाहिए। रिजर्व कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही आप
रिजर्वेशन करेंगे एससी एसटीज की, और एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3, एक तिहाई टोटल सीट्स जो हैं वो एस सी एस टीज के लिए होनी चाहिए, किनकी, उनकी विमेन के लिए। रिजर्वेशन की एस सी एस टीज की होनी चाहिए, और उसमें से एटलीस्ट 1/3 विमेन ऑफ एस टी एस टीज के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद फिर विमेन जो जनरल कैटेगरी की होगी ना, या जो सारी मिनिमम जनरल विमेन है, उनके लिए भी मिनिमम 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होनी चाहिए इन एवरी पंचायत। दोनों में आप फर्क समझ रहे हैं? ऊपर आपने एस सी एस टीज के लिए पहले सीट रिजर्व की, उसके बाद जो हमने सीट्स रिजर्व एस सी एस टीज के लिए की थी उसमें 1/3 रिजर्वेशन विमेन ऑफ एस टीज एस सी, जो एस सी एस टी में विमेन आती है उनके लिए होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अलग से विमेन के लिए भी मिनिमम 1/3 आपको सीट्स रिजर्व करनी है फॉर विमेन इन एवरी पंचायत। और ये जो इसमें इसमें ही आ जाएगी आपकी जो एस सी एस टी वाली विमेन है, वो भी इसी में आ जाती है। That 1/3 reservation also includes the women from SC and ST category। और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो लॉज बना सकता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। जो आप चेयरपर्सन लेके चलते हैं ना, चेयरपर्सन होना चाहिए हमारा एक, जो इलेक्ट होते हैं हमारे पंचायत में चेयरपर्सन इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, उनमें भी वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकता है कि उसमें भी आपको विमेन को लेना है, विमेन के लिए सीट होनी चाहिए। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारे जो स्टेट की असेंबली है, वो भी लॉ बनाएंगे कि जो चेयरपर्सन होते हैं ना, जो पंचायत के, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए, उनकी सीट्स भी रिजर्व होनी चाहिए फॉर वुमेन। गॉट इट? या फिर जो आपकी कैटेगरीज है। देन कम्स कि जो नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स हैं, ये जितनी भी मैंने आपको रिजर्वेशन बताई वो रोटेशन बेसिस पे होती है डिफरेंट पंचायत की। मतलब सपोज इस साल मेरी पंचायत का चेयरपर्सन रिजर्व्ड है फॉर वुमेन या फॉर एस सी एस टी, इनका क्या है, चेयरपर्सन की भी रिजर्व्ड, इधर भी रिजर्वेशन होती है। और ये सारी रिजर्वेशन जो है ये रोटेशन बेसिस पे चलेंगी। रोटेशन बेसिस क्या होते हैं कि सपोज इस साल मेरे चेयरपर्सन की सीट रिजर्व्ड है, अगले साल आपकी पंचायत की सीट रिजर्व्ड होगी, मेरी पंचायत की चेयरपर्सन की सीट पे कोई भी बैठ सकते हैं, मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है मेरी चेयरपर्सन की सीट को। फिर उसके बाद जो तीसरी पंचायत है, ऐसे करते करते मैंने आपको क्या बताया, एक 20 से लेके 60 विलेजेस होते हैं पूरे इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो टॉप लेवल है जिला परिषद है वहां पे तो पता नहीं कितने 100 विलेजेस होंगे। तो हर विलेज जो है वो एक रोटेशन बेसिस पे ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी? तो जो कोई पर्सन है जो इलेक्टेड है बाय द पीपल, इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, अगर वो कोई लॉ है, किसका लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ बनाया है स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है किसी कंसर्न स्टेट का, अगर उसके अंडर वो मेंशन हो जाता है कि उस लॉ के अंडर ये इंसान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन बन सकता है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं ना आप, जिसकी ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, उस पर्सन की एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 21 साल से ऊपर है, अ पर्सन shall not be disqualified on the ground कि वो 25 साल से नीचे हैं। अगर उनकी 21 साल की उम्र है, वो 21 साल से छोटे नहीं होंगे ऑब्वियसली टू, ये इलेक्शन अगर आपको किसी भी पंचायत का करना है तो मिनिमम एज उसकी 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज इलेक्शन के लिए 21 साल होनी चाहिए। लेकिन आप इस बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि उनकी एज 25 साल से कम है। यू कैन नॉट डू दैट। ये बेस नहीं होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। उनको
मेंबर के पद से, पंचायत के मेंबर के पद से आप तभी हटा सकते हैं अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी स्टेट के लॉ के अंडर। कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है इलेक्शंस के लिए, सपोज कीजिए ना, इलेक्शन के लिए लॉ बनाया कि आप इतनी स्पेंडिंग नहीं कर सकते या आप कोई गिफ्ट्स नहीं दे सकते, लेकिन आपने कुछ ऐसा लॉ तोड़ दिया, तो इलेक्शन का जब आप लॉ तोड़ देंगे तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन कम्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास पावर है, उनका प्रोविजंस है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये प्रोविजंस हैं कि वो पंचायत के इलेक्शंस करवाएंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शंस टू पंचायत, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएंगे। और इसके लिए ये इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। इलेक्टोरल रोल जो हैं ये सारे इलेक्शंस के लिए, पंचायत के लिए बनाए जाते हैं इलेक्टोरल रूल्स फ्रेश, और सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको हमारा कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। इनको अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और इनको हटाया नहीं जा सकता, जैसे कि आप स्टेट हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह से इनको भी हटाया हटाया जाएगा। मतलब इट इज नॉट एन इजी प्रोसीजर। और वही चीज है कि इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को इनके डिसएडवांटेजेस के लिए वेरी नहीं किया जाएगा। मतलब इनकी कंडीशन, इनकी सर्विस को, कि इनकी सर्विस की कंडीशंस को आप ऐसे ही वेरी, ऐसे बदल नहीं सकते कि इनको डिसएडवांटेज हो जाए उनके अपॉइंटमेंट के बाद। तो आपको यहां से ये क्या ध्यान रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस, मैंने आपको स्टेट लेजिस्ल ये बता दिया कि जो इधर एक चीज आप ऐड कर लीजिए, ऐसे नहीं, ये फिर इसके अंदर ये पढ़ा जाएगा, इसको आप ऐसे ऐड कीजिए, पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस। तो इनके पावर्स एंड फंक्शंस कौन डिसाइड करता है? पंचायत के स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो, उसको पावर दी गई है कि वो इनकी पावर को, इनके अथॉरिटी को पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की वो डिवॉल्व करेंगे, वही देंगे, वही बताएंगे कि इनके क्या क्या काम है, वही बताएंगे इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बताएंगे इनके क्या क्या अथॉरिटीज हैं। और 29 सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके अंडर 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। वो सब्जेक्ट्स क्या हैं? एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, खादी इंडस्ट्री हो गया, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स हो गया, वाटरवेज हो गया, जो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली रूरल लेवल पे। तो ये सब चीजें, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि इनको पावर्स एंड फंक्शंस के थ्रू मिलती हैं। एंड दोज पावर्स आर डिवॉल्व बाय होम? स्टेट लेजिस्लेचर। इनके फाइनेंसेस की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर ही इनके फाइनेंसेस के ऊपर बात करता है। स्टेट लेजिस्लेचर ही इनके फाइनेंसेस के ऊपर प्रोविजंस बनाता है। यही स्टेट लेजिस्लेचर ही इनको बताएगा कि आपको टैक्स लगाना है किसी पे, या टैक्स कलेक्ट करना है, लिवाई करना है, लिवाई मतलब लगाना है, लेवी ऑफ टैक्सेस इसको बोलते हैं। लेवी करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, या कोई टोल लेना है, फीस लेनी है, तो ये तो इनको ऑथराइज करेंगे, क्या ऑथराइजेशन देंगे कि आप करो। फिर उसके अलावा ये क्या कह सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। असाइन मतलब काम देंगे। कलेक्ट
कौन करेगा? असाइन करेंगे इनको, पंचायत को, कि आप टैक्स को, ड्यूटीज को, फीस या टोल्स को कलेक्ट करो। असाइन करेंगे, लेकिन कलेक्ट किसके बिहाफ पे? जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कलेक्ट उसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बस इनको असाइन किया जाएगा काम कि आप ये करो, लेकिन आएगा हमारे पास। देन ये इनको ग्रांट्स, ग्रांट्स इन एड मैंने आपको बताया था, इनकी मदद के लिए, इनके काम करने के लिए पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से ग्रांट्स दे सकते हैं। फिर इनके लिए फंड्स बना सकते हैं अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स, इनके लिए फंड्स बनाए जा सकते हैं अलग अलग तरह के पंचायत के लिए। और इनके ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जो है, इनके अकाउंट्स का जो ऑडिट करना है, उसके लिए भी प्रोविजंस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस बना सकती है। अब आता है कि जो यूटीज में क्या इसका एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन, यार ये फिर से वो दूसरा पेन मुझे यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, कि यूटीज में क्या है इसका प्रावधान, यूटीज में कैसे काम चलेगा इनका। तो यूटीज में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के, उनके पास पावर होती है कि वो पंचायती राज के कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ प्रोविजंस को अप्लाई करें यूनियन टेरिटरीज में। लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हो सकता है। वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई एक्सेप्शंस के साथ या मॉडिफिकेशंस के साथ इन प्रोविजंस को, मॉडिफिकेशंस के साथ इन प्रोविजंस को जो है वो अप्लाई करें, चाहे ना करें, प्रोविजंस एक्सेप्शंस के साथ ऐसे ही अप्लाई कर दें। तो ये पावर ड्यूटीज में केस में आती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद आता है एग्जेम्प्टेड स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स क्या है कि कुछ स्टेट्स के ऊपर ये पंचायती राज एक्ट नहीं लगता है। कौन सी स्टेट्स हैं? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अदर्स। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अदर्स। अदर्स कौन सी? जो जिनमें शेड्यूल्ड एरियाज हैं। और उन शेड्यूल्ड एरियाज में क्या लगता है? उन शेड्यूल्ड एरियाज में पैसा एक्ट लगता है। और एक्ट तो हो ही गया, पैसा लगता है 1996, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर कौन से ट्राइबल एरियाज? उनमें नहीं लगता। जो ट्राइबल एरियाज है अंडर वो, जो मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, देन मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनके ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेगा। जिन इनके ट्राइबल एरियाज में इनके, क्योंकि इनके पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑलरेडी है, इनके पास पहले से ही सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनको क्यों लगानी है आपने पंचायती राज एक्ट? फिर हिल एरियाज ऑफ, पहाड़ी इलाके कहाँ के? मणिपुर, इनके पास भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं अपनी, इनको भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की, जिसके लिए क्या है? दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल होती है। इनके लिए क्या होती है? दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल्स, इनके पास वो होती हैं ऑलरेडी, तो इनको भी लगाने की जरूरत नहीं है। दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पार्लियामेंट क्या है? वो इन प्रोविजंस को एक्सटेंड करता है। पैसा एक्ट जो मैंने आपको ये बताया ना ऊपर, पीईएसए, तो ये पैसा एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट इन प्रोविजंस को एक्सटेंड करता है टू शेड्यूल्ड एरियाज के। साथ में उनके कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, लेकिन अंडर दिस प्रोविजन, पैसा एक्ट वाले में, पार्लियामेंट ने पैसा एक्ट बनाया। इसका पूरा नाम होता है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। उसके द्वारा इन कुछ एरियाज पे लगा सकता है,
जो मैंने आपको बताया शेड्यूल्ड एरियाज दैट कम अंडर पैसा 1996, इस एक्ट के अंदर जो आते हैं वहां पे लगा सकता है। बाकी बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई इनमें नहीं लगता। ये एरियाज एग्जेम्प्टेड है। ये सारे एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं। और जो ये एरियाज है ना जहां पैसा लगता है वहां भी जो है कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है। बाकी ये सारे तो पूरी तरह एग्जेम्प्टेड हैं। और इसमें भी पंचायती राज एक्ट नहीं लगता, इसमें पंचायती राज एक्ट नहीं लगता, इसमें उसकी एक्सटेंशन लगती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है क्या कोर्ट्स जो हैं वो इनके इलेक्टोरल मैटर्स में, जब इनके इलेक्शंस होते हैं तो इनका कोई डिस्प्यूट होता है, इनका जो इलेक्टोरल मैटर होता है उसमें कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है किसी कोर्ट की इंटरफेरेंस को पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में। उनके इलेक्शन का कोई मैटर होता है तो उसमें पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट्स कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन, हमारे किसके पास पावर है? हमारे गवर्नर के पास पावर है कि वो एक फाइनेंस कमीशन बनाए, जो कि फाइनेंस कमीशन बनाए जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करे, फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करे किसकी, पंचायत की। इसके लिए स्पेसिफिकली और स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देगा गवर्नर को कि इनकी क्या पोजीशन है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पंचायत की। और ये रिकमेंडेशंस किस किस चीज पे होंगी? रिकमेंडेशंस इनको देगा, रिकमेंडेशंस किस चीज पे होगी? रिकमेंडेशंस ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स? कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, कि आप जो टैक्सेस आ रहे हैं, ड्यूटीज आ रहे हैं, टोल्स आ रहे हैं, फीस आ रही हैं जो आप स्टेट लगा रही है, उसको स्टेट और पंचायत में किस तरह से एलोकेट करो। जैसे हमने सेंटर में क्या देखा था, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो कि आ रहे होते हैं पैसा सेंटर के पास, उसको सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड करना है। वैसे ही गवर्नर यहाँ पे बनाएंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो फाइनेंस कमीशन बताएगा कि आप जो पैसा आपके पास स्टेट के पास आ रहा है, वह बाय टैक्सेस, बाय फीस, बाय टोल्स, बाय ड्यूटीज, उसके जो प्रोसीड्स आ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टेट और पंचायत में कैसे करना है। सेम थिंग जो हमने वहां पढ़ी थी यहाँ पे स्टेट और पंचायत के केस में है। देन कम्स असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस। यही कमीशन बताएगा कि टैक्सेस कौन कौन से जो हैं आपको पंचायत को असाइन करने हैं। हमने कौन कौन से टैक्स की पावर पंचायत को देनी है। उसके बाद कौन कौन सी ग्रांट्स आपने पंचायत को देनी है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उसके बाद ये कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताएगा कि आपकी जो पंचायत है उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, क्या उन्हें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ये जरूरत है भी या नहीं। और कुछ अदर मैटर्स आ जाते हैं, अदर मैटर्स जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन किसी भी रिस्पेक्ट में कोई रेफर कर सकता है गवर्नर को, जो फाइनेंस पंचायत के फाइनेंशियल कंडीशन को हेल्प करे, उस बारे में कोई एडवाइस दे सकता है हमारा जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद कुछ प्रोविजंस आते हैं आपकी पंचायत के लिए कि उनको कुछ काम जरूरी करने होते हैं, कुछ कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, कुछ वॉलेंटरी प्रोविजंस होते हैं। मैंडेटरी मतलब उनको करनी ही करनी है ये चीजें, वॉलेंटरी मतलब वो चाहे करें चाहे ना करें। जैसे ग्राम सभा बनानी है तो वो बनानी ही बनानी है, वो मैंडेटरी है पंचायत को। 3 टियर सिस्टम बनाना है पंचायत का तो वो बनना ही बनना है। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे पंचायत की सीट्स के हर लेवल पे, तो वो होंगे ही होंगे। चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, मतलब जिला लेवल पे और पंचायत समिति लेवल पे, तो वो दोनों चीजें होंगी ही होंगी इंडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए जो पंचायत के इलेक्शन करवाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए,
तो ये सारे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, ये चीजें करनी ही करनी है, ये मस्ट है। फिर कुछ वॉलेंटरी आ जाते हैं कि आप करें ना करें, कि ग्राम सभा को कुछ फंक्शंस दो, कुछ पावर्स दो विलेज लेवल पे। अब वो स्टेट दे या ना दे, स्टेट की मर्जी है। और स्टेट ऐसा कम ही करता है, क्योंकि अपने हाथ से पावर छोड़ के दूसरे के हाथ में कौन देता है? अगर कोई पावर स्टेट छोड़ के देगा तो स्टेट को वो छोड़नी पड़ेगी ना, तब तो वो जाके पावर पंचायत को मिलेगी। तो ऐसा बहुत कम होता है। बाकी आपका सीट्स जो आपने देनी है मेंबर्स और चेयरपर्सन को, उसकी रिजर्वेशन की जब बात करनी है, तो बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, कितने लेवल पे मिलती है, कितनी मिलती है, वो सारा भी वॉलेंटरी प्रोविजन आ जाता है, कि आपने मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों को देनी है। वो वॉलेंटरी है। रिजर्वेशन तो देनी है, लेकिन सिर्फ मेंबर्स को देनी है या दोनों मेंबर्स और चेयरपर्सन को देनी है, वो वॉलेंटरी प्रोविजन में आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन देनी है आपने चेयरपर्सन को इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटरमीडिएट पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। उसके बाद जो मैंने आपको पावर्स के बारे में बताया, कि जो 11th शेड्यूल में जो फंक्शंस दिए हैं पंचायत के, उसमें क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज देनी है आपने, फाइनेंशियल पावर्स कितनी देनी है, ग्रांट्स कितनी देनी है, वो स्टेट की मर्जी है। गॉट इट? सो ऑल दीज वर मैंडेटरी एंड सम वॉलेंटरी प्रोविजंस। अब आता है पैसा एक्ट, जो मैंने आपको बताया, पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996। म्यूनसिपैलिटीज आ जाएंगी इसके बाद, वो हम आई गेस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन पंचायत प्रोविजंस, पैसा एक्ट जो मैंने बताया, पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, मतलब शेड्यूल एरियाज जहां पे आप बिल्कुल उसी तरह का पंचायती राज एक्ट तो नहीं लगा सकते जैसे बाकी स्टेट्स में लगाया आपने, बाकी विलेजेस में लगाया आपने, बाकी कंट्री में जैसे लगा रहे हो, उस तरह से शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा अलग तरह का लॉ बनाना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरह का, क्योंकि उन उन लोगों को, मैंने जैसे बताया, उनका कल्चर, उनका जो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड वॉट एवर, जो भी उनका शेड्यूल्ड एरियाज में, आपको उनकी, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्ट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इन एक्ट्स को चेंज करके जब आप एक्सटेंड करते हैं पंचायती राज को, एक्सटेंशन मतलब उसकी एक एक्सटेंशन है, नॉट इन द एग्जैक्ट स्पिरिट, उसी तरह से नहीं लगा रहे हैं आप जैसे बाकी स्टेट्स में लगा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं शेड्यूल एरियाज में। तो पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, वैसा एक्ट आता है। तो ये आर्टिकल 243M, यह पार्लियामेंट को क्या एम्पावर करता है, कि आप पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकते हैं, पंचायती राज को, पंचायत को। तो क्या होता है कि 1994 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। और कमेटी किसके अंडर बनाती है? दिलीप सिंह भूरिया, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनती है, जिसने ये बताया था कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पंचायती राज एक्ट को शेड्यूल्ड एरियाज में कैसे लगाएं। और इन्होंने 1995 में एक रिपोर्ट दी, इस कमेटी ने। तो आर्टिकल 243M जो पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को, उसके ही भूरिया कमेटी, जिसे आप ये भी कहेंगे ना, भूरिया जी की थी तो भूरिया कमेटी, तो भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशंस पे शेड्यूल्ड एरियाज पे पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया, पैसा एक्ट को पास किया। और पेसा एक्ट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, उसको, उसके प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया टू शेड्यूल्ड एरियाज, जो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, सिक्स शेड्यूल में नहीं जाती हैं ये चीजें, ये चीजें सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल में जाती हैं। सिक्स शेड्यूल में क्यों नहीं जाती हैं, सिक्स शेड्यूल के एरियाज में क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था, उनके पास पहले ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उनके पास पहले ही सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो है स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, वहां नहीं जाएंगी, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज पे लगेंगी। और इसमें 10 स्टेट्स आती हैं, देयर आर 10 स्टेट्स दैट बिलोंग टू दिस फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, जो कि हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लिख लीजिए आप यार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, देन गुजरात, मध्य प्रदेश,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इनको कंप्लायंस स्टेटस मिला, इनको कंप्लाई करने का स्टेटस कि ये 10 स्टेट जो हैं वो पेसा एक्ट को कंप्लाई करेंगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। पेसा एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों लगाया गया पेसा एक्ट इन स्टेट्स पे, अगर क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो पहला तो मैंने आपको बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, पंचायती राज को यहाँ तक पहुंचाना था इन शेड्यूल्ड एरियाज में, उसका एक्सटेंशन करना था, उसको एक्सटेंड करना था। और ट्राइबल पॉपुलेशन को, जो शेड्यूल्ड एरियाज की ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको क्या मिल सके, उसको सेल्फ रूल मिल सके, ताकि वो अपने खुद गवर्नेंस अपनी कर सकें लोकल लेवल पे। उनको विलेज गवर्नेंस मिले, जो कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स तो क्या ही, उनके कंसर्न्स को समझे, जो वैसी उनको एक विलेज गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस मिले, जो कि पार्टिसिपेटरी हो, पार्टिसिपेटरी हो, जिसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसलिए उनको ये आपका पेसा एक्ट यानी एक्सटेंशन मिला। ये ऑब्जेक्टिव थे पेसा एक्ट के। और इसके फीचर्स क्या हैं, पेसा एक्ट के फीचर्स क्या हैं, कि क्यों, किस तरह से ये हेल्प करेगा। हमने ये तो देख लिया कि हेल्प करेगा, लेकिन किस तरह से हेल्प करेगा। तो पहली चीज के कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस विद कस्टमरी लॉ। क्या मतलब है इसका, कॉन्सोनेंस विद कस्टमरी लॉ? मैं मुश्किल मुश्किल डराने वाली टर्म्स। तो कॉन्सोनेंस विद कस्टमरी लॉ का बस इतना सा मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग उनके लॉज बनाओ, उनके जैसे कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनके लॉज बनाओ। कि स्टेट लेजिस्लेचर को पंचायत के रिस्पेक्ट पे ऐसे लॉज बनाने हैं, पंचायत के लॉज, पंचायत के फंक्शंस, पावर्स, वो सारा बनाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इनके केस में इस तरह से लॉज बनाओ कि इनके जो कस्टम्स हैं, इनकी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं, जो इनकी कम्युनिटी की जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो लॉज से मेल खाएं, उनके मुताबिक हों ये चीजें। बाहर के लॉज ला दोगे, इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, इनके तौर तरीके अलग हैं, इनकी नीड्स अलग हैं, इनकी जरूरतें अलग हैं। तो इनके लिए आप वो ऐसे लॉज बनाओ जो कि इनके कस्टम से, इनकी प्रैक्टिसेस से मेल खाएं। गॉट इट? देन कम्स ग्राम सभा। इनको भी ग्राम सभा बनाने का वो दिया प्रोविजन, कि इनके पास भी हर विलेज में ग्राम सभा होनी चाहिए, जैसे वहां थी इलेक्टोरल रोल वाले। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दी ग्राम सभा को, कि वो प्रिजर्व करें इनके ट्रेडिशंस को। विलेज में तो ये काम नहीं है ना ग्राम सभा का, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ट्रेडिशंस। यहाँ पे क्या है, कि इनके ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करो, इनके कस्टम्स को प्रिजर्व करो, इनकी कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करो, उसको बचाओ। क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन क्या होती है, आमतौर पे कम होती है उस एरिया में, तो वो लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, कहीं खत्म ही ना हो जाए, इसके लिए उनको प्रिजर्व करो, उनको सेफ गार्ड करो, उनकी हिफाजत करो, उनका ख्याल रखो, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाओ, उनके कस्टम्स को बचाओ, उनके ट्रेडिशंस को बचाओ, उनकी कम्युनिटीज की जो रिसोर्सेज हैं उसका ख्याल रखो। और उनके जो कस्टमरी वे हैं, उनके उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो अपने खुद के तौर तरीके हैं, उसी उन्हीं तौर तरीकों के हिसाब से उनके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करो। गॉट इट? उन पे बाहर वाले लॉस काम नहीं करेंगे, वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो थोड़ी पिछड़े हुए लोग हैं, उनका वर्ग थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उनकी जो एजुकेशन उस लेवल की नहीं होगी, उनके उन पे उस तरह के लॉज नहीं लग सकते। तो उसके लिए उनके अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं, तो भी आप उनके कस्टमरी वे से चलो। कस्टमरी वे का मतलब है उनके तौर तरीके अपनाओ उनके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। सो दीज वर द फीचर्स।
दीज वर सम ऑफ द फीचर्स। फिर रिजर्वेशन का भी फीचर था इसमें, उनको भी रिजर्वेशन। इनमें रिजर्वेशन क्या काम करेगी कि जो शेड्यूल्ड एरिया में आपने शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत बनाई, अब इस पंचायत में पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी शेड्यूल्ड एरियाज की, और इसमें अगर आपको पंचायत में शेड्यूल्ड एरिया में आपने पंचायत बनाया है, इसमें आपने रिजर्वेशन किया है, तो इसमें आपको 50% सीट्स देनी पड़ेंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। वन थर्ड नहीं देनी पड़ेगी या कुछ चंद सीटें नहीं देनी पड़ेगी, आधी जो रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की पंचायत है, शेड्यूल्ड एरिया की पंचायत है, तो ऐसी पंचायत में 50% सीटें जो है वो उन्हीं को देनी है। 50%। कितनी रिजर्वेशन है? 50%। और जितने भी चेयरमैन हैं इन पंचायत, जितनी पंचायत है, इन जितने शेड्यूल्ड ट्राइब के पंचायत है शेड्यूल्ड एरियाज में, उन पंचायत के सारे चेयरपर्सन जो हैं वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे। वो किसी और कैटेगरी का बंदा नहीं हो सकता, किसी और वर्ग का इंसान नहीं हो सकता। चेयरपर्सन हर पंचायत का जो है उसकी सीट शेड्यूल्ड ट्राइब ही लेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ही रिजर्व होगी। सो दैट वाज द रिजर्वेशन रूल्स, दैट आर द रिजर्वेशन रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नॉमिनेट कर सकती है लोगों को जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पा रहा है, जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रिजर्वेशन के लिए उनकी नॉमिनेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ताकि वो सीधा खुद ही नॉमिनेट कर दे कि इस ये बंदे, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनको हम नॉमिनेट करते हैं। इन इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पे नहीं, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। देन देयर वाज, ये होता है कि वाटर बॉडीज को मैनेज करना है, उसके लिए शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत को काम मिलेगा, ये चीज देनी ही देनी है पंचायत को। वहां पे आप कर सकते हैं कि क्या रूल देना, क्या रोल देना है या क्या फंक्शन देना है, लेकिन प्लानिंग और मैनेजमेंट स्मॉल वाटर बॉडीज की शेड्यूल्ड एरियाज में वो पंचायत को देनी ही पड़ेगी आपको। फिर पावर्स डिवॉल्व करनी पड़ेंगी, कुछ पावर्स हैं जो देनी ही पड़ेंगी, जैसे किसी इंटॉक्सिकेंट का कंजम्पशन। जैसे आपको पता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में ना आप वो कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो नशीली हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, वो सेल एंड कंजप्शन उसकी हो रही है, तो उस वो ऐसा कॉमन है शेड्यूल एरियाज में। मैंने क्या बताया, एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो हो सकता है ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा हो, तो इस पे लॉज बनाने के काम जो है वो उसकी पावर मिलनी चाहिए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है कि जो फॉरेस्ट से थोड़ा कुछ आप निकालते हैं, जैसे लकड़ी लेके आते हैं। सो शेड्यूल्ड एरियाज, मैंने आपको क्या बताया, क्या यही तो कस्टमरी लॉज हैं, उनके पास एलपीजी सिलेंडर होना जरूरी थोड़ी है। शेड्यूल एरियाज या वो पिछड़े वर्ग हैं, मैंने ये थोड़ी पता, ये नहीं है कि गैस सिलेंडर नहीं होगा, एलपीजी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग आप समझिए, कुछ वर्ग इतने पिछड़े हैं कि उनके पास अभी भी एलपीजी सिलेंडर नहीं है। तो वो अगर कोई ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले रहे हैं, फॉरेस्ट से कुछ ऐसा सामान ला रहे हैं जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है, तो उसकी ओनरशिप के लिए आपको पावर्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी पंचायत को। उनकी लैंड से उनको ना निकाला जाए, क्योंकि अगर शेड्यूल्ड एरिया से आप उनकी जमीन छीन लेंगे, तो मतलब समझिए ना, एक आपने शायद, एक रिसेंटली मूवी आई थी कंतारा, कांतारा, उसमें वहां पे बड़े ही ये अच्छे से बताया गया है ये कॉन्सेप्ट कि शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल्ड एरियाज में से आप निकालते हैं जब, तो वो उनकी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो लोग नहीं शहर में सेटल हो सकते, या उनको सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अस, या एज कंपेयर टू अ प्रिविलेज्ड सोसाइटी। तो उनको अपने लैंड से हटाने का जो प्रिवेंशन करना है, यू हैव टू प्रिवेंट देयर एलियनेशन फ्रॉम देयर लैंड। एलियनेशन मतलब एलियनेट कर देना, हटा देना, अलग कर देना। तो उस पे आपको प्रिवेंशन करने के लिए आपको पावर्स मिलनी चाहिए।
तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें वही तो हैं जो मैंने ऊपर लिखी, कस्टमरी वे मिलना चाहिए। कस्टमरी मतलब उनके मुद्दों को उन्हीं की तरह से आप सॉल्व करें, उन्हीं उनके लेंस से देखिए चीजों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चीजों को। तभी ये पैसा एक्ट लाया गया। विलेज मार्केट को कैसे मैनेज करना है, पावर लेंडिंग, सॉरी मनी लेंडिंग को कैसे मैनेज करना है। गांव में तो आज भी होता है ना कि लिए जाते हैं, ये अपने चौधरी साहब से पैसे लिए जाते हैं उधार पे। तो ये सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, कितने रेट पे वो दे सकते हैं, कितना उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उनको पंचायत। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स में आता है, क्या क्या पावर्स उनको देनी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट लेजिस्लेशन। पंचायत को अप्रोप्रिएट पावर मिलनी चाहिए उनकी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो क्या इंश्योर कर सके कि उनकी पावर्स को कोई एनक्रोच ना करे, उनकी पावर्स पे कोई कब्जा ना करे, कोई हथियाए ना उनकी पावर्स को, अथॉरिटी को। उस पे भी स्टेट लेजिस्लेशन बना सकता है। So these were all features of PISA Act. These were all, sorry, objectives of PISA Act. So यहाँ पे हमारा इसी के साथ पंचायत कवर हो जाता है। देन देयर इज म्यूनिसपैलिटीज, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो हमने आज जो पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बैकग्राउंड देखा, उनका वो किस तरह से इवॉल्व हुई हमारी कंट्री में, किस तरह से उनकी हिस्ट्री थी वो देखा। हमने डिफरेंट कमिटीज देखी, उनके रिकमेंडेशंस देखी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन देखा हमने को इनका, 73rd अमेंडमेंट एक्ट देखा, उसके फीचर्स देखे, 3 tier गवर्नमेंट, टेन्योर, रिजर्वेशन ऑफ एससीज एसटीज, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, देन डिस्क्वालिफिकेशन देखा हमने, इलेक्शन कमीशन का रोल देखा, इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, इनके फाइनेंसेस किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, एप्लीकेशन यूटीज पे किस तरह से होगी इसकी, एग्जेम्प्टेड स्टेट्स और एरियाज के बारे में जाना, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना, और एट द एंड वी डिस्कस द PISA Act, which is Panchayat Provisions Extension to Scheduled Areas Act of 1996. So with this, I hope you liked the lecture, you liked the content. I have given each and everything. कुछ मैंने इसमें जैसा भी आपकी बुक्स में है, I have covered it all. So with that, आई होप यू हैव अ गुड डे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू संविधान IAS। सी यू सून।